हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि मुकोनिया कबीले से बाहर जाकर जड़ी बूटी लाने के लिए इजाज़त मिल गया। वो कबीले से बाहर जाकर अपने दिल में कहती है, पहले मैं अपने ब्रदर को ढूंढूंगी, फिर जड़ी बूटी लेकर वापस निये कबीले लौट आऊँगी। ये सोचकर वो आगे की ओर बढ़ने लगी। अब हमें क्लाउडिस का सीन दिखाया जाता है। कमरे में विहिंग तैयार हो रहा था। उसकी आंखें थोड़ी रेड थी और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा था क्योंकि वो रात में सही से सो नहीं पाया। तैयार होकर वो क्लास में चला गया। चिरान सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। थका होने की वजह से विहिंग को बहुत ज़्यादा यॉर्निंग आ रही थी। क्लास के बीच में ही वो यॉर्निंग करने लगा। तभी चिरान की नज़र विहिंग पर पड़ी। जब उसने विहिंग को यॉर्निंग करते हुए देखा, वो विहिंग से कहता है, विहिंग खड़े हो जाओ। विहिंग अपनी जगह पर खड़ा हो गया। चिरान ने विहिंग से कुछ सवाल पूछा जिसका जवाब विहिंग नहीं दे पाया। चिरान कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? हाँ, क्लास में आए हो तो क्लास में ध्यान होना चाहिए। मैंने अभी अभी उससे पढ़ाया और तुम उसके ही जवाब नहीं दे पा रहे। विहिंग चुपचाप होकर खड़ा रहा। चिरान कहता है, जाओ जाकर लाइब्रेरी में 300 टाइम्स लैंड क्लैन रूल को कॉपी करो। विहिंग कहता है, ठीक है मास्टर। ये कहकर वो लाइब्रेरी की ओर जाने लगा। वहाँ पर पहुँचकर वो रूल्स को कॉपी करना शुरू करता है। अचानक उसे बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। विहिंग अपने सिर को झटकते हुए फिर से लिखने लगा। तभी वहाँ से सीचान गुजर रहा था। अचानक उसे कुछ गिनने की आवाज़ सुनाई दिया जो कि लाइब्रेरी से आया था। वो अंदर की ओर गया तो उसने देखा विहिंग बैठा हुआ है और उसका सिर टेबल पर रखा हुआ था। जिसे देख सीचान विहिंग के पास गया और थोड़े ही दूर से कहता है, विहिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर विहिंग ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जिसे देख सीचान विहिंग के थोड़ा और करीब गया और उसने जब उसके फेस की ओर देखा तो विहिंग की दोनों आंखें बंद थी। सीचान फिर से कहता है, विहिंग। विहिंग ने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। जिसे देख सीचान अब वरीड होने लगा। वो विहिंग को कंधे से हिलाकर उठाने की कोशिश करता है पर विहिंग बिल्कुल भी नहीं उठा। सीचान ने तुरंत ही विहिंग को अपनी बाहों में कैरी कर लिया और उसे लेकर जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जाते वक्त उसने एक डिसिबल को वैद्य को बुलाने के लिए कह दिया। कुछ ही समय में वैद्य भी आकर पहुंच गया। वो विहिंग का अच्छी तरह इलाज करने के बाद सीचान के तरफ देखते हुए कहता है, कुल प्रमुख, लगता है लैन इंग कुछ दिनों से सही से खाना नहीं खा रही और ना ही आराम कर रही हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और वो 1 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। जिसे सुन सीचान खुश होते हुए कहता है, क्या विहिंग प्रेग्नेंट है? वो वैद्य कहता है, जी कुल प्रमुख। सीचान कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं विहिंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। वो वैद्य अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटी निकाल कर सीचान के हाथ में देते हुए कहता है, जब लैनिंग उठे उन्हें कुछ खिलाने के बाद ये दवाई खिला देना तो वो थोड़ा अच्छा फील करेंगी। उन्हें उतनी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। सीचान कहता है, ठीक है। ये कहकर वो वैद्य वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद जब विहिंग उठा तो उसने देखा वो अपने कमरे में था। वो चारों तरफ आंखें घुमाकर जब देखता है तो सीचान बैठकर अपना काम कर रहा था। जिससे देख विहिंग तुरंत ही बेड पर बैठ गया। वो कहता है, सीचान गगा, आप यहाँ पर और मैं यहाँ पर कैसे आया? सीचान ने जब देखा कि विहिंग उठ गया है, वो विहिंग के पास आकर कहता है, विहिंग तुम ठीक हो? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विहिंग कहता है, मैं ठीक हूँ गगा। सीचान उससे थोड़ा गुस्से से डांटते हुए कहता है, बताओ तुम कितने दिनों से सही से खाना नहीं खा रहे और नहीं आराम कर रहे हो? अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे बता सकते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ दूसरा मंगा दूंगा। जो भी मन करता है मुझे बताया करो, मैंने कहा है ना। विहिंग कहता है, नहीं गगा, ऐसा नहीं है, मैं खा रहा हूँ। सीचान कहता है, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो विहिंग? गगा कहते हो और झूठ भी कहते हो। विहिंग कहता है, नहीं गगा, ऐसी बात नहीं है। सीचान कहता है, बस मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। बताओ तुम क्या खाओगे? अभी मैं लाता हूँ, तुम अभी खाना, फिर तुम्हें दवाई भी खाना है। विहिंग कहता है, क्या दवाई? पर क्यों? सीचान कहता है, तुम इतना अच्छी तरह खाना पीना कर रहे थे ना, इसीलिए वैद्य ने तुम्हारे लिए दवाई दिया है। खाना खाने के बाद तुम ये दवाई खाओगे और कुछ देर तक आराम करोगे। विहिंग कहता है, पर गगा।
सीचान कहता है पर वर कुछ नहीं, तुम्हें पता है तुम 1 मंथ से प्रेग्नेंट हो विहिंग। जिससे सुन विहिंग 1 मिनट के लिए पूरी तरह बुद्ध बन गया। फिर उसके फेस पर एक स्माइली सी स्माइल आई और उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह अपने हाथ को बेली पर सहलाते हुए अपने दिल में कहता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? हमारा बेबी आने वाला है। ये अगर लैंजान को पता चला तो लैंजान, ये सोचते हुए उसके फेस से स्माइल गायब हो गया। क्या लैंजान इस बेबी को प्यार करेगा? तभी अचानक उसे खोया हुआ और उसके फेस से स्माइल जाते हुए देख सीचान विहिंग से कहता है, विहिंग तुम क्या सोच रहे हो? विहिंग अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, नहीं गगा कुछ नहीं। सीचान कहता है, तो फिर तुम अभी खुश थे, इतना ज़्यादा उदास क्यों हो गए? विहिंग कहता है, नहीं मैं बस सोच रहा था अगर लैंजान को पता चला क्या वो खुश होगा? सीचान कहता है, हाँ वो ज़रूर खुश होगा, तुम दोनों का बेबी है ये, वो क्यों ना खुश हो? विहिंग कहता है, शायद। सीचान कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या खाओगे? विहिंग कहता है, कुछ भी। सीचान कहता है, ठीक है। उसने एक डिसिपल को बुलाया और विहिंग के लिए खाना लाने के लिए कहा। कुछ ही समय में वो डिसिपल डम्पलिंग सूप और कुछ स्वीट चीज़ें लेकर अपने साथ आया। सीचान विहिंग को कहता है, विहिंग आ जाओ, खाना आ गया है। विहिंग बैठ गया। इतने सारे खाने को देख विहिंग कहता है, गगा मैं इतना नहीं खा सकता। सीचान कहता है, चुपचाप बैठकर खाओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। सीचान विहिंग के सामने ही बैठा था और विहिंग को खाने के लिए कह रहा था, जिसे देख विहिंग कहता है, गगा क्या आप मेरे साथ खाओगे? सीचान कहता है, नहीं, क्यों पूछ रहे हो तुम? सीचान की बात सुनकर विहिंग कहता है, आप मेरे सामने ऐसे बैठे हो और मैं खाना खाऊं, ये बहुत ही अजीब लगता है, प्लीज़ आप मेरे साथ खा लो ना। सीचान कहता है, रहने दो, मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो, तुम खाना नहीं खाना चाहते है ना, चुपचाप बैठ कर खाओ, मैं यहीं पर बैठ कर तुम पे नज़र रखे हुआ हूँ। जिसे सुन विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खा रहा हूँ। विहिंग बड़े ही प्यार से खा रहा था, जैसे छोटे बच्चे खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। खाते वक्त उसके चीक्स जो फूल रहे थे, जिसे देख सीचान स्माइल कर रहा था। विहिंग ने खाना खा लिया। तभी सीचान एक डिसिपल को बुलाकर कहता है, क्या यह औषधि तैयार हो गया? वो डिसिपल कहता है, जी मास्टर, ये लीजिए। सीचान ने विहिंग को वो बाउल देते हुए कहा, ये लो, ये पी लो। उसे देख विहिंग आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगा। सीचान कहता है, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है, बहुत कड़वा है, अगर तुमने खा लिया तो मैं तुम्हें कुछ स्वीट खाने के लिए दूंगा, ठीक है, जल्दी से पी लो। विहिंग कहता है, गगा प्लीज़। सीचान कहता है, मैंने कहा जल्दी से पियो। विहिंग ने तुरंत ही उसे पी लिया। उसे पीकर वो जैसे ही बाउल को नीचे रखता है, सीचान ने तुरंत ही उसे कुछ स्वीट्स खाने के लिए दिया। विहिंग ने तुरंत ही उसे खा लिया। सीचान अब कहता है, अब तुम आराम करो, मैं बाद में आऊँगा। ये कहकर वो उठकर वहाँ से जाने लगा। तभी विहिंग सीचान को रोकते हुए कहता है, रुकिए गगा। सीचान रुका और पीछे मुड़कर विहिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए विहिंग? विहिंग कहता है, नहीं गगा, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या इस बारे में अंकल को भी पता है? सीचान कंफ्यूज था। वो कहता है, किस बारे में? विहिंग कहता है, यही कि मैं। सीचान समझ गया। वो कहता है, हाँ उन्हें पता है, वैद्य के चेक करने के बाद वो तुम्हें देखने आए थे। विहिंग कहता है, इसका मतलब सबको पता है? सीचान कहता है, सिर्फ मुझे, अंकल और कुछ डिसिपल्स को पता है। क्यों, क्या हुआ? विहिंग कहता है, गगा क्या आप मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो? सीचान कहता है, कैसा प्रॉमिस विहिंग? विहिंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं लैंजान को खुद बताऊँ, तब तक आप में से कोई भी ये इस बारे में लैंजान से ना कहे। सीचान कुछ सोचने के बाद एक छोटी सी स्माइल लिए कहता है, ठीक है विहिंग, मैं इस बारे में अंकल को कह दूँगा। अब तुम आराम करो, मैं आता हूँ। ये कहकर वो जिंसी से बाहर चला गया। अब हमें थोड़ी देर बाद शाम का वक्त दिखाया जाता है। वांगजी अभी भी जिन क्लान की ओर उड़ते हुए जा रहा था। वो जिन क्लान से कुछ ही दूर था, शायद पहुंचने में रात हो जाए। अचानक ही मौसम बिगड़ने लगा और बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी। ऐसे हालात में वांगजी उड़कर नहीं जा सकता, उसे अभी रहने के लिए जगह ढूंढना होगा। तभी थोड़ी दूर आगे जाते ही उसे एक बाजार दिखा। वांगजी वहाँ पर जाकर उतर गया। थोड़ी ही दूर आगे जाते ही उसके सामने इन नज़र आया। वो इसके अंदर चला गया। उसने खाना ऑर्डर किया। कुछ ही समय में खाना आकर वांगजी के सामने रखा गया। वो उसे खाने लगा।
तभी उसे बारिश गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो बाहर की ओर देखता है। बहुत ज़ोरों से बारिश गिर रहा था। खाने खाने के बाद वांग जी उठा और उस इनके ऑनर से बात करके अपने रहने के लिए एक रूम बुक करता है। कमरे में जाकर वांग जी खिड़की के पास खड़ा था। वो सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा था। आखिर में उसके ख्याल में वहीं का फेस आया, जिसे सोचकर वो बहुत ज़्यादा उदास था। पर वहीं के बारे में सोचकर उसे खुशी भी थी कि कोई है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा है। ये सोचकर वो बेड पर जाकर लेट गया। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए तुरंत ही उसे नींद आ गई। सुबह के वक्त वो जब उठा, उसने देखा बाहर का मौसम बिल्कुल सही है। नाश्ता कर कर वो फिर से जिन क्लान की ओर बढ़ने लगा। दोपहर के 11 बजे वांग जी जिन क्लान पहुंचा। बाहर खड़े हुए डिसिपल में से एक वांग जी को लेकर कुल प्रमुख के कमरे की ओर जाने लगा। दरवाजे के सामने पहुंचकर वो कहता है, सेनापति लैन, आप अंदर जाइए, कुल प्रमुख आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। उसने देखा कुल प्रमुख जियांग बेड पर लेटे हुए हैं। वांग जी के पास पहुंचते ही कुल प्रमुख जियांग कहते हैं, सेनापति लैन, आप आ गए। मुझे उस बारे में पता चला। मैंने बहुत ढूंढा और मुझे बहुत वक्त बाद पता चला। जब वो घटना हुई थी उससे 1 हफ्ते पहले सैनिक जब काम करके अपने काम से लौट रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ा घायल इंसान मिला था। वो उनकी इलाज करने के लिए जिन क्लान लेकर आए थे। वो 1 हफ्ते तक यहाँ पर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो डार्क क्वीन का कोई दूत होगा। ना ही किसी डिसिपल को पता था, जिसके वजह से वो इन आयरन चोरी हो गया। हम लोगों ने उसे पकड़ लिया था, पर आखिर में उसने मुझ पर वार किया और एक धुएं का बॉल बनाकर वहाँ से गायब हो गया। उस पॉइजन की वजह से मेरे हाथ और पैर वहीं पर पैरालाइज हो गए, इसीलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। उसके बाद मैंने बहुत इलाज भी कराया, पर मुझे लगता है शायद इसका कोई एंटीडोट है ही नहीं, इसीलिए आज तक कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा, मुझे एक दूसरा कुल प्रमुख चुनना होगा। वांग जी कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही जल्द सही हो जाएंगे। आपने इतने सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए शुक्रिया। आगे की बात मैं संभाल लूँगा। ये कहकर वांग जी वहाँ से जाना लगा। तभी कुल प्रमुख जियांग कहता है, रुकिए सेनापति लैन, आप अभी आए हैं और अभी जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए फिर चले जाना। वांग जी कहता है, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। वांग जी की बात सुनकर कुल प्रमुख जियांग कहता है, मुझे पता है, पर आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, दोपहर का खाना खाकर उसके बाद चले जाना। वांग जी को इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, इसीलिए वांग जी ने हाँ कह दिया। कुल प्रमुख जियांग ने एक डिसिपल को बुलाकर वांग जी को उसका कमरा दिखाने के लिए कहा। वो डिसिपल वांग जी को लेकर उसके कमरे की ओर जाने लगा। कमरे में पहुंचकर वांग जी बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था।